वीना अकेली बैठी बरामदे में चावल बीन रही थी। अपने जीवन के खालीपन के बारे में सोचकर अपने आंखों के आंसू को पोंछ रही थी। जब से शादी करके इस घर को आई थी, सुकून का एक दिन नहीं जिया था। मायके की याद लगातार आंखों पर छाप जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वीना की मुंह बोली, बहन। अरे वीना, कैसे हो? बस दीदी, ठीक ही हूँ। वीना अपना दर्द छिपा कर चाय नाश्ता का इंतजाम करने में लग जाती है। वीना की बहन एक दो दिन घर में रहते हुए सब जान जाती है और वीना का हाथ पकड़कर बोली, वीना, कैसे तुम ये सब कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? तुम्हारी जगह दूसरी औरत होती तो कुछ भी कर गुजरती, अब तक कैसे झेल लेती हो इतना दर्द? बहन के तीखे सवाल से वीना सहम सी गई और बोली, दीदी, सच कहूँ तो गलती तो मेरी ही है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मेरे कमजोर कदम लड़खड़ा गए थे और अपने ही घर वालों की इज्जत को नीलाम करके अपनों को ही दुखी कर दिया। मेरी जैसी बेटी की वजह से समाज बेटियों से नफरत करता है। मेरी पाई में ग्रेजुएशन के प्रथम साल में ही संजय मेरा प्रेम परवान चढ़ चुका था और अपने घर वालों की चेतावनी को अनदेखा करके मैंने संजय के प्रेम में आकर हर हद पार कर दी। संजय के पास खेती बाड़ी थी, आर्थिक स्थिति ठीक थी। यही देखकर बीच में ही पढ़ाई अधूरी छोड़कर हम दोनों ने शादी कर ली। संजय शादी के पहले दिन से ही नशे नाचने लगा। जब ये सब देखा तो मेरी आंखें कौंध गई। यकीन नहीं हुआ, जिस संजय को मैं जानती हूँ वो तो ये है ही नहीं। उसकी हरकतें लोकलाज और मर्यादा को तार तार करती रही। शुरू का प्यार, इसी बीच में 2 बच्चे भी हो गए। अब तो रोज का हो गया है। अब तो साहस जुटाने के बाद भी संजय का विरोध नहीं कर पाती हूँ। दीदी, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। काश माता पिता का कहना मानती मैं। मुझे संजय के बारे में पूरी जानकारी निकालना चाहिए था। उसकी प्यार भरी बातों के जादुई असर की मैं दीवानी हो गई थी। रूबिका, सच सच बताओ, वीना से संजय तेरे साथ मारपीट भी करता है? सबके सामने तेरा अपमान करता है? क्या बताऊं दीदी, शादी जब तक नहीं हुई थी तब तक संजय अच्छा इंसान होने का नाटक करता रहा। मैं समझ ही नहीं पाई दीदी। अब तो 2 बच्चे भी हो चुके हैं। मेरे अंदर छुपी हुई बेबस माँ ने जिंदा औरत के स्वाभिमान को मार दिया। मैंने हालात से समझौता कर लिया है। रूबिका, तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी औरत के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अभी भी समय है, उस नशेड़ी से पीछा छुड़ा लो। वीना, दीदी, एक माँ की ताकत को सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसकी मजबूरी और कमजोरी को कोई नहीं समझता। दीदी, अब तो ये बच्चे ही जीने का सहारा हैं, इनके सहारे उम्र गुजार लूंगी। रूबिका समझाकर अपने घर चली जाती है। वीना फिर से अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाती है। शाम जब संजय आया तो वीना ने स्वादिष्ट पकवान परोसे, लेकिन संजय गुस्से में वीना को घर से निकलने को बोलने लगा। अब मेरा मन भर गया है, मुझे दूसरी शादी करनी है। तुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करूंगा मैं। अरे तू अपने माता पिता की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? तुझ जैसी लड़कियां किसी की नहीं होती। संजय की बातों से आहत होते हुए संजय को अपने बच्चों की दुहाई देते हुए पैर पकड़ती है, लेकिन संजय तस से मज नहीं हुआ। तभी संजय की बेटी जो 11 साल की हो चुकी है आकर अपने पिता को धक्के से पीछे करके बोलती है, शर्म आती है आपको पापा बोलते हुए? धिक्कार है मुझे ऐसे इंसान से। और वीना को बोलती है, चलो माँ, हम कहीं भी रह लेंगे पर इंसान के यहाँ अब नहीं। वीना अपने दोनों बच्चों के साथ घर छोड़कर किराए के घर पर रहने लगी थी। एक छोटा सा काम करते हुए दोनों बच्चों को पढ़ाने लगी। कई सालों के बाद आज सब्जी लेने वीना बाजार गई थी कि अचानक से रास्ते में उसको संजय दिखा। बहुत दीनहीन हालत में वीना को देख उसके पास आकर बोला, वीना, कैसी हो? आज इतने साल बाद तुम तो और सुंदर हो गई हो। हाँ, लेकिन आप बहुत बदल गए। ऐसी हालत क्यों हो गई आपकी? संजय रोते हुए, तुमसे अलग होकर जब दूसरी शादी की तो बस मेरे पैसे के लिए जुड़ी थी। जब तक पूरा पैसा प्रॉपर्टी बेचकर खा नहीं लिया तब तक प्यार था। फिर मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ तो छोड़कर चली गई। पड़ोस के लोग खाना दे जाते हैं, उसी को खाकर समय बेसमय जब मिला जिंदा हूँ। वीना की आंखें भर आई। संजय को तुरंत घर लाकर खाना और कपड़े लाकर दिया। बच्चों से भी बोला कि अपने पिता को माफ कर दे। संजय की आंखों से आंसू की धार बहती रही। अपने बेटे बेटी को गले से लगाकर बहुत देर तक रोता रहा।